बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, ऐसी प्रोग्राम में कुछ टॉप स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। अहम तरीन टॉप स्टोरी जो कि इस वक्त बर्निंग इशूज़, हॉट इशूज़ भी बने हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए। नंबर वाइज़ ज़िक्र करती चलूँ तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे हकूक़ दो डैम बनाओ मुतासरीन के हवाले से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान के कैपिटल में मौजूद हैं। अब रॉयल्टी से महरूम ये हकूक़ दो डैम बनाओ तहरीक के मुतासरीन का क्या इस वक्त तज़किरा किया जाए नाज़रीन कि उनके मुतालबात बड़े अयां हैं। 31 निकाती इनका एजेंडा है जिसके ऊपर इन्होंने बात की, और ताहाल जो मौजूदा सूरत हाल है वो सिर्फ ये है कि उसमें से 18 या 19 नुकात जो हैं वो वज़ीर आला और मौजूदा हुकूमत की जानिब से माने गए हैं, तस्लीम कर चुके हैं हमें। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो बात डिस्कस होनी है वो ये है कि इस तहरीक को ये जो धरना दिए हुए हैं इन मुतासरीन की जानिब से तकरीबन 2 माह इनको मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो इनका असल मकसद है, ये जिस हकूक़ की बात कर रहे हैं वो इनको नहीं मिल पाया है। इनकी बदकिस्मती ये है, यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इन्हीं के रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं इस वक़्त 6 से बल्कि 8 से 10 अवामी नुमाइंदे इस वक़्त जो हुकूमत में है, कैबिनेट में है, असेंबलियों में हैं, ओवरॉल पोज़ीशन में हैं, जो कि इनका ये मसला हल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनके अपने अवामी नुमाइंदे ही इनके साथ सिंसेयर नहीं है। यहाँ बात करें हाजी शाहबेग साहब हैं, रहमत खालिक साहब हैं, फ़ैज़ुल्लाह फ़राख साहब हैं, सुरैया ज़मान साहिबा हैं, इवन चीफ़ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब भी इन्हीं के इलाके से, इन्हीं के रीजन से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन इनका ये मसला 2 महीना मुकम्मल हो चुका है, इस मसले का हल ना निकल के ये लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब यहाँ पर सूबाई हुकूमत तो नाज़रीन एक तरह से बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है। इनको हकूक़ देने के हवाले से, इनके मुतालबात इवन मानने के हवाले से सूबाई जो हुकूमत है वो फ़ेल हो चुकी है। साथ ही अब फेडरल गवर्नमेंट से गुज़ारिशात करनी है और रिक्वेस्ट करना है सूबाई हुकूमत ने। नाज़रीन, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, उसको ज़रा क्लैरिफ़ाई करते हुए चलते हैं। ये जो वापडा का प्रोजेक्ट है दियामर बाशा डैम, ये वापडा के अंडर आता है, वापडा ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये जो हकूक़ दो डैम बनाओ के मुतासरीन हैं, वो सूबाई हुकूमत से जिस तरह से मिल रहे हैं, उनके सामने अपने ये मुतालबात रख रहे हैं। हालाँकि असल बात नाज़रीन ये है कि सूबाई हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, जो कि शायद हमारे लोगों को उस तरह से आइडिया नहीं है। हमारे लोगों को लगता ये है कि सूबाई हुकूमत के हाथों में तमाम तर मसाइल का हल है और जो भी हमारे हकूक़ हैं, इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सूबाई हुकूमत भी मजबूर है, लाचार है और इनके पास पावर नाम की उस तरह से वो चीज़ है ही नहीं, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामलात के हवाले से इख्तियारात खो बैठे हैं। हाँ, इनके पास पोज़ीशन है, इनके पास सीट्स है और इन सीट्स की पावर है, बट जब इस सीट पर मौजूद जो लीडर है उसकी पावर नहीं है, उसको वो सिग्निफिकेंस हासिल नहीं है, तो फिर वो कैसे आपके इन मसाइल को हल कर सकता है। यहाँ पर नाज़रीन सूबाई हुकूमत किस तरह से फ़ेल हुई है, सूबाई हुकूमत इस तरह से फ़ेल हुई है कि जब इन मुतासरीन ने धरने का ऐलान किया और कहा गया कि जब तक हमारे मसाइल का हल नहीं निकालती हुकूमत, हम धरना देंगे। सूबाई हुकूमत ने इसको पहले पहल तो बड़ा हल्के में लिया और कहा ये कि जिस तरह से 2-3 दिन का कोई धरना होता है, धरना देंगे और ये उठ जाएँगे और अगर ये सवाल लेवल पे चला भी गया तो हम इसको देख लेंगे। लेकिन चूँकि दयामर के लोग जब किसी चीज़ को ठान लें तो ज़िद हो जाते हैं, उसी के मातहत लोगों ने धरना दिया और नहीं उठने का नाम लिया। सूबाई हुकूमत ने क्या किया, यहाँ फेडरल की जानिब बढ़ने के लिए पहला जो दरवाज़ा या पहली सीढ़ी है, वो इस वक़्त हमारे पास वज़ारत उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान यही ले दे के है। अब यहाँ पर अमीर मकाम साहब को भी बताया गया, आगाह उनको किया गया कि ये मसला चल रहा है और वहाँ पर मुतासरीन हैं, धरने दिए हुए हैं, रमज़ान शुरू होने वाला है, ये तमाम तर मामलात। अब चूँकि अमीर मकाम साहब को भी तो इस पूरे मामले या नाज़रीन बल्कि यूँ लेके चलती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का उनको इदराक ही नहीं है, उनको इल्म ही नहीं है। उन्होंने ले दे के यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करनी है, वहाँ के मसाइल के अंदर झगड़े हुए हैं। पीटीआई को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाना है या उनकी छोटी से छोटी जो खामी है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है, अपनी जो जमात है मुस्लिम लीग नून की उसको यहाँ फेडरल लेवल पर भी जिस तरह से मजबूत करना है और उनका जो सूबा है केपी, उस हवाले से उनकी जतन है और ये जतन तो बड़ी वाजिया नजर आ रही है। हमारा जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान या उसके जो मसाइल हैं, उसके जो अवाम है, उनके जो कंसर्न है,
वो तो अमीर मकाम साहब को है ही नहीं, उनको तो आधी चीज़ों की नॉलेज ही उस तरह से नहीं है। खैर, अमीर मकाम साहब का दौरा होता है गिलगित बल्तिस्तान का, उनको रिक्वेस्ट करके, गुज़ारिश करके सूबाई हुकूमत किसी तरह से ले तो आती है, और वहाँ पे भी आके जो नेगोशिएशन होनी है, वो भी कोई सक्सेसफुल या कोई फ्रूटफुल नेगोशिएशन टेबल टॉक नहीं हो पाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है चीज़ों का। और ये जो मैं पावर की बात कर रही थी, ही हैज़ अ पावर, बट उस पावर को कैसे इस्तेमाल करना है जीबीके के लोगों के लिए, ये तो फिर एक अलग डिबेट हो जाती है। इस तरह से सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, उनको राइट्स देने में, उनको वो जो उनके हकूक हैं, वो दिलाने में। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ चूँकि ये हकूक दो डैम बनाओ तहरीक के मुतासरीन जा नहीं सकते उस तरह से, अब जाएँगे भी तो कैसे, वज़ीर-ए-आज़म तक कैसे अप्रोच होगी और कैसे ही सदर मुमलिकत तक अप्रोच होगी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर ये फेडरल प्रोजेक्ट है, मानना पड़ेगा, सूबाई प्रोजेक्ट नहीं है। ये वापडा का है, वापडा आता है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, और सूबाई गवर्नमेंट के अंडर ये प्रोजेक्ट नहीं आता, जिसको इस वक़्त ये जो डैम मुतासरीन हैं, इनको मानना पड़ेगा, इनको तस्लीम करना पड़ेगा। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वापडा ने जितने वादे ऐलानात दयामर बा के लोगों के साथ किया, उनमें से कितने वादे और कितने ऐलानात जो है वो पूरे हुए, ये अवाम खुद हमें बता दें, या इवन मैं यहाँ पर पूरी फ़हरिस्त भी लगा सकती हूँ कि जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उन्होंने काम करके दिखाया है वापडा ने, और कितनों के ऊपर सिर्फ जो है वो हवाई बातें हुई होती रही हैं। और जितनी भी हमारी हुकूमतें गुजरी हैं, वो इस मामले में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जब फेडरल तक अप्रोच की बात आती है, तो गिलगित बल्तिस्तान बेबस हो जाता है, और इस बात को हमें यहाँ पर आके तस्लीम करना पड़ेगा। इस वक़्त डैम मुतासरीन की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उन्होंने पहले वहाँ धरना दिया, और अब यहाँ आ गए, यहाँ आके भी वज़ीर आला से मुलाकात, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने के ख्वाहाँ हैं, ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पे एक सवाल है डैम मुतासरीन से, कि यही मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान में भी हो सकती थीं, और जो बातें यहाँ पर होनी है वो वहाँ पर भी कर सकते थे। तो गिलगित बल्तिस्तान से या इवन दयामर से, चिलास से उठ के इधर पाकिस्तान की कैपिटल में आने की आप लोगों को ज़रूरत क्या पड़ी है? ठीक है, जब यही काम आप लोगों ने करना है जो वहाँ कर चुके थे। हमारी हुकूमतें इसी हवाले से मशहूर हैं कि इन्होंने अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉलीपॉप देना है, क्योंकि इख्तियारात तो इनके पास है नहीं, पावर का इनको उस तरह से अंदाज़ा है नहीं। तो ले दे के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रंग-बिरंगी लॉलीपॉप्स ही देनी है। और इस वक़्त जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं हाजी गुलबर साहब, उन्होंने भी ये जो डैम मुतासरीन हैं, इनको माँ सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ देना तो है नहीं। इसका सादा-सा हल यही था, हमारे डैम मुतासरीन में जो इस वक़्त जो लीड कर रहे हैं हज़रतुल्लाह साहब, जो मौलाना हज़रतुल्लाह साहब इस वक़्त मौजूद हैं यहाँ पर, वो पूरा इस मामले को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आके अगर आपने चीफ सेक्रेटरी से ही बात करनी है, यहाँ पर आके भी आपने सिर्फ़ वज़ीर आला से ही बात करनी है, तो फिर समझिए आपका ये मसला हल हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला ये है, ना आपको पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत है, ना आपको अमीर मकाम के ऑफ़िस जाने की ज़रूरत है, ना आपको चीफ सेक्रेटरी से गुज़ारिश करके टाइम लेके मीटिंग करने की ज़रूरत है, और ना ही चीफ सेक्रेटरी से ये तमाम तर मामलात के हवाले से यहाँ पर अपने गुज़ारिशात रखने की ज़रूरत है। अगर आप आ गए हैं पाकिस्तान के कैपिटल में, ले देखिए गिलगित बल्तिस्तान हाउस, जीबी हाउस जिसको कहा जाता है, ये एक डेरा कह लें हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे स्टेक होल्डर्स का, और हर तरह से जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आप बस समझे कि ये घर है इस वक़्त यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ फेडरल में। घेरा करें, बाहर धरना दें, जो धरना आप लोग शाहरिया पराक्रम बंद करने की बात करते हैं, वहाँ बैठ के जो धरना आपने देना, अपने मुतालबात रखने, यहाँ रखिए। आपके पास खुद चीफ सेक्रेटरी आएगा, आपके पास खुद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आएगा, आपके पास खुद अमीर मकाम साहब आएँगे, जो कि इस वक़्त फेडरल मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के। आप लोग क्यों किसी के पास जाने के ख्वाहाँ नज़र आ रहे हैं? आप लोग क्यों लॉलीपॉप लेने के लिए कभी एक दर जाते हैं, कभी वही दर-बदर की ठोकरें खाने के बाद दूसरे दर जाने की कोशिश करते हैं। और कल तो मैं खुद इस यहाँ पर जीबी हाउस में मौजूद थी, और मौलाना हज़रतुल्लाह साहब और बाकी जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, उनसे जब मेरी बात हो रही थी, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो बात ये हो रही थी कि कोई थोड़े से नुकात के ऊपर बातचीत हुई है, रज़ामंदी ज़ाहिर की है, और बाकी जो है वो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बैठ के भी अगर ऑनलाइन डिस्कस करना है, यहाँ बैठ के भी वही बातें करनी है जो कि आप लोग धरने में दे रहे थे, फिर तो ये मसला हल हो गया, समझे आप। फिर तो आप लोगों की जितनी मेहनत है, जितनी कोशिशें हैं, बस समझे कि फिर वो ज़ाया ही हुई हैं। तो गुज़ारिश यही है कि इस मामले की ज़रा जड़ के ऊपर जाने की कोशिश करें कि इसका हल क्या है?
हल यही है, अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो गिलगित बल्तिस्तान हाउस के दरवाजे के बाहर धरना दें और फिर देखें कि कैसे जो हमारे मुक़्तदिर हलकों के इस वक़्त नुमाइंदे या फिर कह लें कि हेड ऑफ़ हाउस है, वो खुद आपके पास आते हैं ये मसला हल करने के लिए। जब आप पीछे भागेंगे, आपसे पीछे ही भागते रहेंगे और आपको लॉलीपॉप ही दिया जा सकेगा। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे टॉप स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम का इनेकाद हुआ। 2 रोज़ा ये जो है वो फ़ोरम पे बातचीत चलती रही। मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मुख्तलिफ़ एमओयूज़ पे दस्तखत हुए और इसमें जो सबसे बड़ी डिस्कस करने वाली बात है, वो यही है कि पाकिस्तान के जिन सूबों में इस वक़्त मादनियात के हवाले से बड़े अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो सोर्सेज़ हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको बरोए-कार लाते हुए पाकिस्तान का जो खजाना है, कौमी खजाना उसको भरा जा सके, प्लस जो हमें कर्ज का इस वक्त सामना है, उस कर्ज की अदायगी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अब इसी के मातहत माइंस एंड मिनरल्स बिल्स जो है वो सूबों को दिया गया है, उसको असेंबली से बाकायदा पास कर लिया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम किया जाएगा। इन्वेस्टर्स आएँगे, जिन-जिन ममालिक के साथ एमओयूज़ दस्तखत हुए हैं, सिग्नेचर्स कर लिए गए हैं, मुआहिदा तय पाया है, अब उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट करना है। नाज़रीन, अब यहाँ ये बात करती चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी बड़ी बातें की जा रही हैं, जो गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने दिया और गिलगित-बल्तिस्तान में इस वक़्त जो खजाना छुपा है मादनियात की शक्ल में, मिनरल्स की शक्ल में, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेसिफिकली यही कहा कि जो पाकिस्तान के 2 अहम सूबे हैं, बशमूल गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहाँ के पहाड़ों में जो खजाना छुपा हुआ है, इस खजाने को अब इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए और इसी से आगे पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करना है। यहाँ पर 2 सूबों को तो समझ आता है नाज़रीन कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वज़ीर आला है, पूरा जो है वो असेंबली है उनकी और सिस्टम एक मामलात चल रहे हैं, एनएफसी अवार्ड में उनका हिस्सा है। अब जो गिलगित-बल्तिस्तान का ज़िक्र किया गया है, इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर देते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान वो इलाक़ा के 1947 में गिलगित-बल्तिस्तान के वहाँ के लोग हैं, उनके आबाओ-अजदाद ने अपनी मदद आप ये ख़ित्ता आज़ाद करवाया और इस बात को पाकिस्तान भी तस्लीम करता है, पाकिस्तान के मुक़्तदिर जो हलक़े हैं, वो भी तस्लीम करते हैं और गिलगित-बल्तिस्तान की तारीख़ भी यही है, चाहे हम यहाँ पर कराची मुआहदे का ज़िक्र करें या उसके बाद आने वाले ऑर्डर्स का ज़िक्र करें, ऑर्डर 2009 का ज़िक्र करें, ऑर्डर 2018 का ज़िक्र करें, तो हर तरफ से यही बताया जाता है, यही तारीख़ है, यही हक़ाइक़ हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो सरज़मीन है, ये जो ख़ित्ता है, ये बेआइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1 में तो ये शामिल नहीं है और जब तक यहाँ की ज़मीनों की बात करते हैं और यहाँ के वसाइल की बात करते हैं, तो 28 मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, जिसके मातहत ये बताया गया है कि गिलगित-बल्तिस्तान को पाकिस्तान के आइन के धारे में शामिल किया जाए, वहाँ की जो ज़मीनें हैं, खालसा सरकार का जो नाम दिया जाता है, उसको क्लैरिफ़ाई किया जाए। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बाकी मराहिल तय नहीं किए गए। ये एक फैसला ही रहा और उसके बाद अभी भी इवन गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम ये इज़हार करते हैं इस बात का कि वो इलाक़ी हैं पाकिस्तान के, लेकिन जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएँगे, जब तक उनको आइन की धारे में नहीं लाया जाएगा, वहाँ के जो रॉयल्टीज़ हैं, उससे कैसे पाकिस्तान को डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है। हालाँकि पहला हक़ वहाँ के अवाम का है और उसके बाद अगर तो मामलात हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं गिलगित-बल्तिस्तान की और अगर हमारे जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उनको कुछ अकल पड़े और अगर उन्होंने पाकिस्तान का आइन पढ़ रखा हो तो उनको पता चलता है कि पहला जो रॉयल्टीज़ पर राइट होता है वो वहाँ के मकामी लोगों का होता है, उसके बाद आगे के मराहिल तय किए जाते हैं। नाज़रीन, ख़ैर मैं गिलगित-बल्तिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर नहीं जाऊँगी डिटेल में और बाकी बातें नहीं करूँगी यहाँ पर। जो मिनरल्स की बातें की जा रही हैं, जो माइंस की बातें की जा रही हैं कि इसको अब इस्तेमाल में लाना है और बाकी के मराहिल जो तय करना है, उस हवाले से जस्ट बात करते हैं कि अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। अवाम का ये मुतालबा है कि जब तक आईनी धारे में गिलगित-बल्तिस्तान शामिल नहीं है, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के मादनियात के ऊपर अगर कोई आएगा,
तो फिर तमादम मस्त कलंदर होगा, फिर आवाम बाहर आएगी और फिर आवाम अपना जितना शऊर रखती है और जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे सूबाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, अब वो आवाम करके दिखाएगी। ये पूरा इस वक्त, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, सोशल मीडिया की न्यूज़ को नहीं उठा रही, मैं वो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ जो इस वक्त यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब इसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट होना है तो आवाम कैसे सामने आएगी ये भी देख लिया जाएगा। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान का नाम क्यों लिया और गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह से क्यों शामिल किया गया। तो पहले तो मैं क्लियर करती चलूं कि इस प्रोजेक्ट में एसआईएफसी का अहम किरदार है और अभी जो मौजूदा वजीर आजम है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ये बात नवाज शरीफ साहब की तरफ से की जाती या ये बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की जाती या ये बात पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर वजीर आजम मौजूद होता, जरदारी साहब होते, बिलावल भुट्टो साहब होता, तो उन्होंने भी यही बात कहनी थी। क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अगर हम खत्ते की बात करें तो जहां पर ये वसाइल मौजूद हैं उन्हीं एरियाज को, उन्हीं सूबों को, तो उन्हीं सूबों के ऊपर ही बात करनी है। ये तो रही बात यहाँ फेडरल की, और ये मैं जिक्र कर रही हूँ नॉट जस्ट स्पेसिफिकली फॉर गिलगित बल्तिस्तान। यही तमाम तर रूल्स इंप्लीमेंट होंगे बलूचिस्तान में भी, सूबा बलूचिस्तान, और यही तमाम तर अहकामात और इकदामात होंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी। ये रही बात फेडरल लेवल तक, ये बात रही एसआईएफसी तक, ये बात रही वजीर आजम तक। अब बढ़ते हैं नाज़रीन इसी प्रोजेक्ट में सूबाई जो हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान की, उसका क्या रोल कितना रहा और उन्होंने किस तरह से इस तमाम तर मामले को टैकल किया, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया, आवाम को जो है वो आगाही फराम नहीं किया। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये 2 रोज़ा फोरम का इनेकाद हुआ तो सबसे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से शख्सियत मौजूद थी वो थे वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर साहब। नाउ इट्स डिबेटेबल के वजीर आला साहब खुद गए, उनको लेके जाया गया, बट उनको एक डमी की तरह वहां पर मौजूद पाया। वो तमाम तर पिक्चर्स में खुशबार थे, रजामंदी जाहिर करते हुए नजर आए। उसी के बाद हमने ये देखा कि जो मौजूदा इस वक्त गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है सैयद मेहदी शाह साहब, उन्होंने भी इस बिल के ऊपर दस्तखत करके रजामंदी जाहिर कर दी और आगे भेज दिया। पीछे बची जी यहाँ पर इस वक्त हमारे पास पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई वाले इस वक्त शोर शराबा तो कर रहे हैं। खैर, पीटीआई की गवर्नमेंट की क्या ही बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो नुमाइंदे थे वो तो आगे असल बसल हो गए हैं, अब जो चंद गिने चुने रह गए हैं वो इसके ऊपर कर रहे हैं सियासत। अब नाज़रीन इसको लाइन वाइज लेके चलूंगी कि मुस्लिम लीग नून अगर इस पूरे मामले में क्या कर रही है, इस पूरे मामले में पीपल्स पार्टी का कितना रोल है और इस पूरे मामले में पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में, अपने इक़्तिदार में बैठकर क्या कारस्तानियां की। बात करेंगे सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की, गिलगित बल्तिस्तान की जो इस वक्त क़यादत मौजूद है। जानते हैं कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया, कहा ये कि हम अवाम दोस्त पार्टी हैं और अवाम जो चाहती है, अवाम का जो भी फैसला होगा मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम करेगी और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, चाहे हुकूमत में हो या चाहे ऑपोजिशन में हो। और ये तमाम तर बातें नाज़रीन ऑन रिकॉर्ड हैं, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी हफीज़ साहब की जो स्टेटमेंट्स है और बाकी जितने भी जो सूबाई जो क़यादत है, लीडरान है उनकी। लेकिन इस मामले में जब बात आई है कि जो मिनरल्स है उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त सूबाई लेवल पर तो लाचार है क्योंकि फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है। फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देगी और जो भी डिसीजन लेगी, जो सूबाई इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनको सर तस्लीम खम करना पड़ेगा और वही हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग का कोई जाला, मुस्लिम लीग का कोई रहनुमा, मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही इसकी मुखालफत की और ना ही अवाम के हक में खड़े हुए। अब नाज़रीन यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी रॉयल्टीज हैं उसके हकूक के लिए, और प्लस यहाँ पर जिक्र करती जाऊं कि जो टैक्सेस के हवाले से और खालसा सरकार के हवाले से मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कितनी सिंसियर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के सीनियर जो कायदीन है, लीडरान है, वो दावा ये करते हैं कि फेडरल में हमारी वजह से हुकूमत बनी हुई है, हम थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लें तो पाकिस्तान में एक जो सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं उसका सत्यानाश होगा। और यही स्टेटमेंट आपने इस वक्त आपने एडवोकेट अमजद साहब की जुबानी भी सुनी होगी। अब अगर नाज़रीन हम यहाँ पे ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त पार्टी है और रोटी कपड़ा मकान के ऊपर हमेशा इनका दावा रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान की खालसा सरकार के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहाँ स्टैंड लिया है?
اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی گلگت بلتستان کے عوام پہ لگنے والے ٹیکسز کے اوپر کہاں اقدامات کیے ہیں. اب یہ جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے، سب سے پہلے تو گورنر صاحب نے دستخط کر کے رضامندی ظاہر کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اعتماد دلا کے ہماری طرف سے تو ہم راضی ہیں، ہم خوش باش ہیں، عوام جائے بھاڑ میں، عوام کی تو کون سنتا ہے، عوام کو تو بتا دیں گے کہ بھائی اس کے اوپر آپ کا حق نہیں تھا اور یہ ہم تو اس کے اوپر راضی ہیں، ہم نے تو سگنیچر کر دیا اور اب آگے اس کو بھیج دیا گیا ہے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جماعت اس وقت یا ان کے جو لیڈران اس وقت گلگت بلتستان میں ہیں، وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ ذرا مجھے کوئی بتا دیں ناظرین. اب ناظرین یہاں یہ تو بات کی ہی نہیں جا سکتی کہ بھئی پیپلز پارٹی نے مخالفت کرنی تھی، اسمبلی میں ابھی یہ بات چلنی تھی. ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے سعدیہ دانش صاحبہ، کیا ہی انہوں نے بول لیا، کیا ہی دو لفظ انہوں نے عوام کے حق میں بات کر لی اور پھر بنتے ہیں عوام کے حقوق کے علمبردار. امجد ایڈوکیٹ صاحب اسمبلی میں موجود ہیں، بات کرتے ہیں کہ عوام کو روٹی کپڑا مکان دیں گے، ہم ہی جو ہے وہ عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کر لیا. گورنر صاحب اس وقت موجود ہیں، ایجوکیشن منسٹر جو ہے ان کا ہے پیپلز پارٹی کا. لیکن لے دیکھیے یہی مفادات کی جنگ ہے اور مفادات بھی ذاتی مفادات ہیں، عوامی مفادات نہیں ہیں. تو جو پیپلز پارٹی کا اس وقت مین ایجنڈا یا مین فوکس ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام اس وقت سمجھ جائے کہ کرسیوں کے اوپر قابض ہونا اور ڈپارٹمنٹس کا ستیہ ناش کرنا یہ ہر حکومت کا شیوا ہی رہا ہے. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ جو لیڈران اس وقت گلگت بلتستان میں بچ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی پارٹی سوئچ نہیں کیا، جنہوں نے 9 مئی کی مذمت نہیں کی، ان کی طرف بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایم ڈبلیو ایم کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو ان کے اس وقت لیڈرز موجود ہیں آگے. ناظرین یہ ذرا پہلے آپ ویڈیو کلپ دیکھ لیں اور پھر اس کی بات کرتے ہیں. Baltistan, the product we are offering, if we are successful, you will get maybe free land. Gilgit Baltistan has a very unique location. It has very unique seasons. All the but we have 5 seasons. That is the monsoon as well. Explore different opportunities and to have a better understanding about this great region. In Gilgit Baltistan, we have mountain agriculture. ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا. یہ جب دبئی ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے یہ لوگ پی ٹی آئی کی پوری جماعت کیبنٹ اور ذمہ داران تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، انویسٹرز کو لانا چاہیے اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. لیکن اس بات کے اوپر کسی نے فوکس نہیں کیا، کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ جو اس سے فائدہ ہونا ہے، جو اس سے ایک انکم جنریٹ ہونی ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ گلگت بلتستان کے خزانے میں جائے گا یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جائے گا؟ اس بات کے اوپر تو کلیئرفیکیشن کسی نے نہیں دی. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ انویسٹمنٹ گلگت بلتستان میں جب بھی ہوگی تو اس کی جو ریئلٹیز ہوں گی، اس کا جو بینیفٹ ہوگا، اس کی جو انکم جنریٹ ہوگی وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان کے قومی خزانے میں ہی جاتی ہے. تو تب خالد خورشید صاحب نے جب انویسٹرز کو بلایا، جب کرنل عبید صاحب نے، اس وقت جب قاسم اعظم صاحب نے یہ انویسٹرز کو بلایا تب ٹھیک تھا. آج جب یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ایس آئی ایف سی کے ماتحت اس پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو یہ غلط ہو گیا. اب مجھے یہ تینوں جماعتیں ناظرین یہ اس بات کا صرف جواب دے دیں یا گلگت بلتستان کے عوام کو صرف آگاہی فراہم کر دیں کہ اگر تو اس مائن اینڈ منرلز بل سے گلگت بلتستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہے، وہاں کے معدنیات سے پاکستان کو ڈائریکٹلی فائدہ چلا جائے گا، تو گلگت بلتستان کی باقی ریالٹیز اس وقت کیا گلگت بلتستان کے عوام کو مل رہے ہیں؟ ٹورزم کی ریالٹی کہاں جا رہی ہے اس وقت؟ گلگت بلتستان کے خزانے میں تو نہیں جا رہی ہے. جو اس وقت معدنیات سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے وہ گلگت بلتستان کے خزانے میں جا رہی ہے اس وقت. جو گلگت بلتستان کا اس وقت پانی کہہ لیں، جو گلیشیئر سے آنے والے جو فوائد ہیں اور جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے، کیا وہ تمام تر فائدہ گلگت بلتستان کے خزانے میں جا رہی ہیں؟ تو یہ چیزیں تو ابھی بھی نہیں ہیں. تو یہ تینوں جماعتیں اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتی، اس کے اوپر کیوں نہیں اسٹریٹجی بنا لیتی؟ آج جی اٹھ کر آ گیا کہ جو ہمارے منرلز ہیں اس کو بھی استعمال کیا جائے گا، ان وسائل کو بھی جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے گا. تو اپوزیشن صرف شور شرابہ مچا رہی ہے. قاسم اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنی زمین کو بچائیں گے. تو بالکل جی شاید اس وقت تو آپ کی جان بھی بے معنی لگ رہی ہے، کیونکہ جب آپ حکومت میں تھے، آپ اسمبلی میں موجود تھے، اسی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے ریونیو اتھارٹی بل کے اوپر دستخط کر دیا. تب آپ جان دینے کی بات آپ نے نہیں کی تھی، تب آپ نے اس بل کو غلط نہیں کہا تھا. اور جو اس بل کو آگے اپروو ہونے کے بعد اس میں جو انکم جنریٹ ہونی تھی وہ کون سا آپ کے گلگت بلتستان کے خزانے میں شامل ہونا تھا؟
جس کے اوپر آپ لوگوں نے جھنڈا لہرایا, جس کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ گلگت بلتستان کے حق میں ہے, اس سے عوام کو جو گلگت بلتستان کو ریونیو جنریٹ ہوگا. لیکن وہ آپ یہ بتانا بھول گئے کہ یہ جو ریونیو جنریٹ ہوگا یہ قومی خزانے میں جائے گا یا گلگت بلتستان کی جو صوبائی جو ایک گورنمنٹ ہم کہہ لیں ان کے خزانے میں جائے گا. آپ کریں تو سب ٹھیک, دوسرے کریں تو سب غلط. یہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہیں, چاہے اس وقت MWM کریں, چاہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کرے, چاہے اس وقت PTI کرے, اور چاہے اس وقت مسلم لیگ نون کرے. ان کے ہاتھوں میں اگر گلگت بلتستان کا مستقبل آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا ذاتی جو فائدہ ہے وہ ڈھونڈنا ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ہم کب تک یہ جو کرسی ہے اقتدار کی ہمیں یہ کب تک مل سکتی ہے اور اس کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہو سکتی ہیں. صرف اسی کے اوپر انہوں نے بات چیت کرنی ہے, اور گلگت بلتستان کے عوام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے. اگر سروکار ہوتا تو ابھی سب سے پہلے خالصہ سرکار کا یہ جو گندا ورڈ ہے اس کو ختم کر دیتے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو خالصہ سرکار نام کا کوئی جو ہے نا وہ لفظ باقی نہیں رہتا, لیکن آج بھی خالصہ سرکار کے نام پر ہی تمام تر معاملات طے ہو رہے ہیں. لیکن ناظرین اس طرح سے ابھی یہی بل خیر گورنر نے تو دستخط کر کے آگے بھیج دیا ہے, اگر اسمبلی میں بھی یہ جاتا ہے اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو یہی ہوگا کہ یہ اسمبلی میں تو دستخط کر دیں گے, بعد میں کچھ جو ہمارے علماء نما جو عوامی نمائندے ہیں, سیاسی نمائندے ہیں, وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی انگلش میں لکھا ہوا تو ہمیں پتہ نہیں چلا. جیسے کہ پیچھے انہوں نے جو ریونیو اتھارٹی بل ہے اس پہ دستخط کر دیا, اس میں الکوہل کا ذکر آیا, شراب کا ذکر آیا, تو انہوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا, اپنے کندھوں سے ذمہ داری جان دیا کہ بھائی انگلش میں لکھا تھا, ہمیں تو انگلش آتی نہیں, ہم تو ایک عالم دین, ہم تو ٹھہرے دین کی تبلیغ کرنے والے. تو یہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی کہ یہی انہوں نے بہانے بازیاں کرنی ہیں, اور اس کے اوپر متفقہ طور پر ناظرین یہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے بھی پاس ہو جانا ہے, اور یہی لوگوں نے بعد میں کیا کرنا ہے, عوام کے ساتھ پروٹیسٹ میں عوام کے ساتھ شامل ہو کے کہنا بھائی ہاں جی یہ چیز غلط ہو گئی ہے. تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے, یہ جو منافقت ہے, وہ گلگت بلتستان کی تمام تر سیاسی اس وقت جو حضرات موجود ہیں تو ان سب نے کرنا ہے, اس میں کوئی دوراہے والی بات نہیں ہے. اور سب سے پہلے آئیں گے یہ کاظم محسن صاحب, اپوزیشن لیڈر ہیں جی, اور یہ معاملات کو جو ہے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, لیکن ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے سے آرڈر آنے کی دیر ہے اور سب سے پہلے انہوں نے دستخط کر کے آگے بھیج دینے ہیں. یہ ہے سمپل سی کہانی. تو عوام خود مختار رہے, عوام باشعور رہے, عوام خود اپنے رائٹس کے لیے لڑے, اور عوام خود اپنے لیے پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائیں. بڑھتے ہیں ناظرین اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب. اور ناظرین اس وقت ایک کنٹروورسی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ راجہ ناصر صاحب اور ایک نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ ہیں نجف علی کے درمیان میں. یہاں پر ناظرین خیر گلگت بلتستان میں تو جس کے پاس کوئی کام دھام نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کو صحافی بھی کہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ بھی کہتا ہے, لیکن جب ان لوگوں کی اوقات یاد دلانے کے لیے پڑھا لکھا شخص اور ذمہ دار شخص جب میدان میں آ جاتا ہے تو پھر ان کو آگ لگ جاتی ہے, اور پھر یہ پوری کمیونٹی کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں کہ بھائی ہم تو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ نے پورے سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کو گالی دے دی ہے, اور ہم صحافی ہیں تو آپ نے پورے گلگت بلتستان کی جو کمیونٹی ہے جرنلسٹ کی ان کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا ہے. راجہ ناصر صاحب کی ایک آڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ایک نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ نجف جو کہ ڈیفرنٹ ایلیگیشنز لگائے ان کے اوپر, اس کے اوپر بھی آؤں گی, تو انہوں نے واضح کر دیے, پردہ اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شخص جو کہ اس کو کلیئر کٹ کتا کہا گیا, جب تک اس کو ہڈی ڈالی جاتی ہے تو یہ شخص چپ رہتا ہے, جب اس کو ہڈی ملنا بند ہو جائے تو یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ دوسروں کو بلیک میل کرنے میں تو ویسے بھی ماہر ہے. اور اس کی انکم کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے اور کہا یہ گیا کہ عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے, اور انکم کے لیے اپنے جیب خرچ کے لیے کہاں کہاں جاتے ہو یہ بھی ہمیں پتا ہے. اور وتھ پروف راجہ ناصر صاحب نے کہا کہ اس بات کو میں ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اور یہ جو بلیک میل مجھے کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی اپنے حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے. تو یہ بات کہی راجہ ناصر صاحب نے. اور راجہ ناصر صاحب بینگ اے پولیٹیشین, ہم نے دیکھا ہے کہ راجہ ناصر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی بلنٹلی ہے, چاہے وہ FW کے کسی ذمہ داران کو کچھ کہنا ہو تو انہوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے دو ٹوک اپنا موقف سامنے رکھا, چاہے اپنی آواز اونچی کرنی پڑی یا چاہے عوام کی نمائندگی کرنی پڑی. اور ایسے نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ جو کبھی صحافی بن کے آ جاتے ہیں, جو کبھی عوام کے حقوق کے علمبردار بن کے آ جاتے ہیں, کبھی عوامی ایکشن کمیٹی کا لبادہ اوڑھ کر آ جاتے ہیں, تو کبھی کیا بن کے آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے حلقے میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے جو ہے علاقے میں یہ ہو رہا ہے, حالانکہ سب سے زیادہ فساد کی جڑ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اب انہوں نے بات کیا جس کے اوپر راجہ ناصر صاحب نے اپنا کامنٹ یا اپنا جواب ریکارڈ کروایا
नजफ अली ने ये बात की कि राजा नासिर साहब ने जब से इख्तिदार संभाला है, जब से वो असेंबली में गए हैं, रोंदू के आवाम को 2 टके का फायदा नहीं पहुंचाया है। हाँ, करप्शन का बाजार जरूर गर्म किया है, डिफरेंट ठेका जो है वो उन्होंने अपने भाई को दिया है। अब नजफ ने ये बकवासात कर तो दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि जब आप सहाफी बनने की नाकाम कोशिश करते हैं ना, तो आपके पास जो बातें आपने कही हैं वर्ड टू वर्ड, आपके पास उस चीज का सबूत होना चाहिए। 4 प्लास्टिक की कुर्सियों पर 2 लोगों को बिठा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू हो जाओ और आप सहाफी बनकर आप एलिगेशन लगाने शुरू हो जाओ, फिर तो आपको राजा नासिर साहब से ये गालियां ही सुनने को मिलेंगी, जिसमें वो आपको कुत्ता बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं। अब आप जब बात करते हैं कि ये ठेके की तकसीमात में राजा नासिर ने गड़बड़ी की है, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? उस डॉक्यूमेंट को लेकर आए, एक तो अवाम के सामने रखें और दूसरा उन अदारों के पास लेकर जाएं जो इस वक्त करप्शन के खिलाफ इक़दामात लेने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त करप्शन की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। आप बैठ के एक मोबाइल से वीडियो बना देंगे और किसी की इज्जत को इस तरह से उछाल देंगे, तो फिर आगे से जवाब तो आएगा। और फिर आप सोशल मीडिया पे बैठ के अपना डिफेंड करना, सोशल मीडिया पे बैठ के किसी और को बदनाम करना, तो आपका वैसे भी शेवा रहा है। तो खुदारा ऐसा ना करें। नाज़रीन, यहाँ पे इस बात को कोट करती चलूंगी, चूंकि अब मैंने इस नाम निहाद सोशल एक्टिविस्ट का नाम ले तो लिया है, खैर जेब नहीं देते कि इसका नाम किसी पॉलिटिशियन के साथ जोड़ा जाए। पॉलिटिशियंस के ऊपर इल्जामात लगते रहते हैं, तनकीद होती रहती है, लेकिन वो तनकीद जब उसका पूछा जाता है तो फिर सबूत होने चाहिए। बगैर सबूत के चोर डाकू कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब जवाब पूछा जाता है ना हो, फिर आपके लिए गड़बड़ी है। अब मैं यहाँ पे ये बात भी कहती चलूं कि राजा नासिर साहब एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस के ऊपर सवालात हमेशा उठते हैं और एक पॉलिटिशियन को जिम्मेदारी से इन सवालात के, इन तनकीद का सामना करना पड़ता है, सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। आए कि पॉलिटिक्स में आए और करप्शन आपसे सरजद ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आए और आप 100% अपने आवाम को हर तरह से रिलीफ दे दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आए और आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, आपको अपनों को नवाजना ना पड़े, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी नाज़रीन मैटर करता है कि आपके ऊपर, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर एलिगेशन कौन लगा रहा है, उनसे सवाल कौन पूछ रहा है। सोशल एक्टिविस्ट अगर उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने बैठ जाएंगे तो फिर उनको तो कोई जवाब नहीं देगा। जिसका काम है, सहाफियों का काम है, रोंदू के सहाफी उठे, रोंदू के सहाफी हिम्मत करें, उन राजा नासिर साहब के खिलाफ मटेरियल जमा करें, सबूत लेकर आए, जितने स्कैंडल्स अगर उनके हैं, उनके कोई करप्शन है, तो मवाद सामने रख के राजा नासिर साहब से सवाल पूछा जाए कि अवाम के हकूक के ऊपर आप डाका किस खुशी में डाल रहे हैं और अपनों को क्यों नवाजा जा रहा है। लेकिन अब अगर ऐसे चलते फिरते नाम निहाद अगर जो है वो एलिगेशंस लगाते फिरेंगे, तो फिर राजा नासिर साहब सबको कुत्ता तो कहेंगे फिर, और कुत्ता कहा है तो इसका मतलब ये है कि हड्डी आपको डलती है और हड्डी ही फिर डलेगी। ये नाज़रीन मैंने इसलिए डिस्कस किया नजफ अली का बिकॉज मेरे ऊपर भी बीइंग ए जर्नलिस्ट बड़ी जो है वो चीजें हमें भी सामना उस चीज का करना पड़ता है। इस शख्स ने तो बकायदा इसको पता चला कि ये चीज है, तो ये सहाफी, ये सोशल एक्टिविस्ट, ये अवामी एक्शन कमेटी का कोई मेंबर या अपने यूथ का कोई लीडर बन के मुंह उठा के सामने आ जाता है और बगैर सबूत के ये एलिगेशंस लगाता है बंदा। मैंने इनको एफआईए की तरफ से नोटिस भी भेजा, जिसका ये जवाब भी नहीं दे पाए, और जस्ट ये कि भाई मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो मैं सोशली मामलात को उठा सकता हूँ। आप सोशली मामलात को ऐसा ना उठाएं जैसे आप अपने घर के मामलात उठाते हैं। ये कुछ चीजें आपको अपनी जेब में रखनी पड़ेंगी, और फिर जब हम आपके ऊपर बात करेंगे फिर ये मत समझिएगा कि अब जातियात का निशाना बनाया जा रहा है, अब मजलूमियत का लिबादा ओढ़ देंगे। मेरे पास नाज़रीन इस वक्त नजफ अली के ऊपर करने के लिए बड़ी बातें हैं, और ये मेरे पास ये सबूत भी इस वक्त मौजूद हैं कि उनकी इनकम का क्या मामला है, उन्होंने कितने करप्शन के ऊपर बात की है, और कौन कौन से रोंदू में जिनकी हुकूमतें आई हैं, जो मिनिस्टर्स बने हैं, जो असेंबली तक पहुंचे हैं, उनसे इन्होंने क्या क्या फायदा हासिल किया है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मेरे पास मौजूद भी है। तो अगर नजफ साहब चाहते हैं कि ये चीजें आया हो जाएं तो फिर सो बिस्मिल्लाह वाली बात हो जाएगी। आपने महविश मुमताज बेग के खिलाफ उसका विजिट कैसे हुआ करके आपने तो अपने जितनी दिल में भड़ास थी वो तो आपने निकाल दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं तो फिर आप सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करवा देते हैं कि ये तो हमारी जातियात के खिलाफ आ गए हैं और हमें टारगेट किया जा रहा है। भाई आप इतने कोई आसमान से उतरे हुए शख्सियत तो है नहीं, लेकिन जिसके ऑपोजिट में आप बात कर रहे हैं राजा नासिर साहब के, तो फिर मैं रोंदू के आवाम से गुजारिश करूंगी कि नजफ साहब से ही रहनुमाई लेते हुए वो जो करप्शन और जो स्कैंडल्स का जिक्र कर रहे हैं वो पब्लिकली सामने लेकर आ जाएं, विद डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकालें और उसके ऊपर बेधड़क प्रोग्राम्स करें, उसके ऊपर राजा नासिर साहब को जो है वो पूछा जाए सवाल जवाब। तो ऐसे मामला चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं।
है नाज़रीन, अब नजफ अली के हवाले से मैं क्या ही बात करूं, रोंदू से इनका ताल्लुक है। राजा नासिर साहब इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। उन्होंने बता दिया कि हड्डी कहाँ से आती है, हड्डी किसको डाली जाती है। तो कुत्ते का वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया, राजा नासिर साहब ने किया है और पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है। बढ़ते हैं अपनी आखिरी टॉप स्टोरी की जानिब। अब नाज़रीन, ये कल की खबर है कि छुमिक फ्रोल सरफरंगा शिगर और स्कर्दू के जो दरमियानी रास्ता है, वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तकरीबन 100 फुट के तजावुज़ात रखे हुए हैं। खैर, ये जो सरफरंगा जो ज़मीन है, वहाँ पर इस वक्त जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मनमानियाँ करते हुए वाज़िया वो नज़र आ रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रा होश के नाखून लेना चाहिए। ये पॉइंट मैंने इसलिए भी उठाया नाज़रीन, क्योंकि मेरा होम टाउन है और ये उल्डिंग का भी मसला है। उल्डिंग के जो नौजवान हैं, अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि दफ़ा 144 नाफिज है, तो दफ़ा 144 कहाँ नाफिज है भाई? स्कर्दू में नाफिज है, आपके शिगर में नाफिज है। स्कर्दू अलग डिस्ट्रिक्ट है, शिगर अलग डिस्ट्रिक्ट है, दोनों की इंतजामिया अलग है और ये पूरा जो है वो एक कमिश्नर के अंडर आता है। कमिश्नर साहब क्यों इस वक्त इस मामले को नहीं टैकल कर पा रहे हैं? ये गिरफ्तारियां होना, ये कंप्लेंट होना, ये कहाँ की जो है वो इंतजामिया का काम है? ये तो समझ से बालातर है। एक जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीसी के साथ मिलके बीच में लड़वा रहे हैं अवाम को। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है। जब बीच में ये वहाँ के 6 मौज़ा इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जमीन के तक़सीमात के मामलात हैं, तो उसमें तजावुज़ात भी आ गए हैं, फिर उसमें गिरफ्तारियां भी आ गई हैं। सो मैं जस्ट मैसेज यहाँ पे ये देना चाहती हूँ कि जो हमारी लोकल इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज़रा होश के नाखून लें और डीसीज अगर उनको अपना काम समझ में नहीं आ रहा है, तो कमिश्नर साहब को ज़रा इन एक्शन होना पड़ेगा और वहाँ के जो इस वक्त जिम्मेदारान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, उनको जो है वो एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा और उनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी और अपने भी जो अहकामात हैं, जो इक़दामात की शक्ल में आगे इख्तियार होने जा रहे हैं, वो मामलात वो आपको रखने पड़ेंगे। सिर्फ लड़वाने से, सिर्फ स्टेटमेंट पास करने से, सिर्फ तजावुज़ात के नाम पे सख्ती करने से कुछ भी नहीं होगा। और इस मामले को मैं नेक्स्ट आगे भी उठाऊँगी, क्योंकि ये मेरे होम टाउन का मसला है, क्योंकि इसमें मेरे अपने एरिया के जवान मौजूद हैं, तो जब उनको परेशानी होगी तो ऑब्वियसली फिर हम भी यहाँ बात करेंगे, फिर आपको भी परेशानी हो सकती है। तो काइंडली इस चीज़ का ज़रा ख़्याल रखें और कमिश्नर ज़रा इन एक्शन होएँ। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।